ये है बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। कानपुर में 3 जून की हिंसा के बाद अब पुलिस का पूरा ध्यान दंगाइयों की धरपकड़ पर है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शहर में धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है, लेकिन लोगों को अब एक नया डर सता रहा है, वो है जेसीबी का। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 इमारतों की सूची तैयार हो गई है। इन इमारतों के कागज खंगालने का काम शुरू हो गया है। ये पता किया जा रहा है कि इमारतें वैध हैं या अवैध। कानपुर विकास प्राधिकरण ने से इन इमारतों के बारे में जानकारी मांगी गई है और उसके बाद इस पर शायद कार्रवाई होगी। कानपुर हिंसा में पुलिस की छानबीन जमकर चल रही है। इस काम में एसआईटी को लगाया गया है। एसआईटी क्राइम सीन से सबूत जुटाने में लगी हुई है। हिंसा के बाद सड़कों पर बिखरे सामान को इकट्ठा किया गया है और अब उसकी जांच की जा रही है कि वो किस किस का है, पत्थर किधर से चले, ये भी देखा जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं एसआईटी के सदस्य और कर्नलगंज के एसीपी त्रिपुरारी पांडे का इस बारे में क्या कहना है। अपनी सफाई जो सफाई नायक वगैरह हैं, इनसे अपने विवेचना के क्रम में वार्ता कर रहा हूं और अपने जो साक्ष्य उसको एकत्रित कर रहा हूं। जो क्राइम सीन हुआ था उसके बारे में पूरा सब चीज लेकर के जितने भी छात्र हमारे साक्ष्य सब एकत्रित किए जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि पत्थर किस एंगल से चला था, कहां से चला था और क्या क्या सामान छूटे थे साक्ष्य में, वो सब चीजें एकत्रित की जा रही हैं। कानपुर में इमारतों पर बुलडोजर चलेंगे या नहीं, ऐसी खबरें हैं कि बुलडोजर चल सकते हैं और इन खबरों के बीच में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। कानपुर के शहर काजी ने कहा है कि अगर बुलडोजर चला तो हम लोग सर पर कफन बांधकर निकल आएंगे। देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पर कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो मैं यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए अब इसका मकान तोड़ना, अब इसके लिए तैयार है। ये है कानपुर की कहानी। वहां पे बुलडोजर चलेंगे या नहीं ये पता नहीं। पत्थरबाजी हुई है, लेकिन लोग इससे डर से पहले ही विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर से 2 गुटों में पथराव हुआ है और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। जहांगीरपुरी के जे और आई ब्लॉक में मंगलवार रात करीब 1 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। आरोप है कि पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। तब तक करीब उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस के मुताबिक जहीर नाम के शख्स का कुछ दिन पहले शुएब और समीर से झगड़ा हुआ था। वो दोनों की तलाश में यहां आया, फिर दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पुलिस के मुताबिक ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है। केस दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश अभी चल रही है। एक और अजीब खबर आई है गोंडा से। गोंडा के गांव में फकीर से एक युवक ने अभद्रता की। फकीर को कहा कि जिहादी और आतंकवादी है वो। गांव के युवक की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो फकीर से कान पकड़कर उठक बैठक करा रहा है। इसका वीडियो बनाया गया, जैसा लोग अक्सर करते हैं, रोकने की बजाय वीडियो बनाते हैं। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगुपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा
इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये 3 व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे। जाने माने कलाकार नसीरुद्दीन शाह का मानना है कि नफरत का जो जहर हमारे समाज में फैल रहा है उसे रोकने के लिए खुद प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। वो पैगंबर पर टिप्पणी के बाद चले विवाद को लेकर बोल रहे थे। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है। I wish that the hate mongers whom the PM seems to follow on Twitter, that he does something to silence them, because only his voice is going to do it. Mohan Bhagwat Prime Minister's voice. The Prime Minister's voice. I think that this is the time when he needs to step in if he really wants to stop this poison from spreading. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी सौरभ महाकाल गिरफ्तार हो गया है। ये गिरफ्तारी पुणे की ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की है। पंजाब पुलिस की ओर से जारी 8 आरोपियों की लिस्ट में सौरभ महाकाल का भी नाम है। और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज का अंतिम अरदास किया गया है। मानसा की अनाज मंडी में बड़ी संख्या में मूसेवाला के फैन पहुंचे। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा के साथ साथ दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी उनके चाहने वाले यहां आए। मूसेवाला के परिवार की अपील पर ज्यादातर लोग पगड़ी पहनकर ही अंतिम अरदास में शामिल हुए। इस दौरान अपने बेटे की बचपन से लेकर जवानी तक की बातों को याद करते हुए उनके माता पिता बेहद भावुक रहे। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस इस मामले में कई बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें फैन बनकर मूसेवाला को के घर पहुंचकर उसकी रैकी करने वाला हरियाणा के सिरसा स्थित कालावाली का संदीप केकड़ा भी शामिल है। और लखनऊ से बहुत ही परेशान करने वाली एक खबर आई है जो दिखाती है कि इस समय समाज की क्या स्थिति है, युवाओं की क्या स्थिति है। लखनऊ में 16 साल के एक लड़के ने अपनी मां को गोली मार दी। गोली क्यों मारी ये जानिएगा तो और ज्यादा आपको चिंता होगी, क्योंकि मां ने उसे एक मोबाइल गेम खेलने से रोकने की कोशिश की। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ये रविवार सुबह की बात है। मां से बहस के बाद लड़के ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर अपनी मां को गोली मार दी। लखनऊ की इस महिला को उनके 16 साल के बेटे ने गोली मार दी, बस इसलिए कि उन्होंने बेटे को मोबाइल फोन पर एक गेम खेलने से मना किया था जिसकी उसे लत लग चुकी थी। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ये शनिवार रात की घटना है। लखनऊ के बाहरी इलाके में ये इस घर का मामला है। रिवॉल्वर लड़के के पिता का था जो किसी और राज्य में पोस्टेड है। हैरानी की बात यह है कि लड़के ने 2 दिन तक हत्या की बात छुपाए रखी। पहले उसने अपनी मां के शव को घर में छुपाए रखा और 9 साल की बहन के साथ भीतर ही रहा। उसे धमकी दी कि वो शोर न मचाए या किसी को फोन न करे। पुलिस के मुताबिक बदबू दूर करने के लिए लड़का रूम फ्रेशनर इस्तेमाल कर रहा था। जब बदबू असहनीय हो गई तो बेटे ने पिता को फोन किया और कहानी गढ़ी के घर में काम करने आए एक इलेक्ट्रीशियन ने मां को गोली मारी है। जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की पूछताछ में लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये इंसिडेंट बहुत शॉकिंग है और खासकर इस चीज़ पे फिर से फोकस लाया है कि किस तरह से ये जो अनरेगुलेटेड गेमिंग का एडिक्शन है, खासकर टीनेजर्स में, बच्चों में, इससे किस तरह की हानि हो सकती है। तो शायद पेरेंट्स के लेवल पे भी काफ़ी रेगुलेशन की ज़रूरत है और सरकार के लेवल पे भी अगर कोई और कठोर कदम उठाए जाएं जिससे इस तरह के इंसिडेंट्स प्रिवेंट किए जा सके। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। ये बहुत ही चिंताजनक खबर है और ये एक टिप्पणी है हमारे समाज में जो युवाओं की मानसिक स्थिति है उस पर भी। और अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी बीमारी की बात करते हैं, कोरोना की। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज 1765 मामले सामने आए हैं जो कि 25 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। तो मामले रोज बढ़ेंगे क्योंकि इस समय संक्रमण की दर बढ़ रही है। 9.19% संक्रमण की दर महाराष्ट्र में, मुंबई में हो चुकी है और महाराष्ट्र में कुल 2701 नए केसेस सामने आए हैं। और जानकारी दे रही हैं पूजा।
और मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी दिख रही है। कल जहां 1200 के करीब मुंबई में मामले रिपोर्ट हुए थे कोविड के, बीते 24 घंटे में अब 1765 मामले रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि कल के तुलना में देखें तो 42% ज़्यादा। मौत किसी की भी नहीं हुई है। टेस्टिंग बढ़ाई गई है, करीब 19,000 के करीब टेस्टिंग हुई है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट भी कल से बढ़ी हुई है। कल जहां पॉजिटिविटी रेट 7.24% थी, आज वही 9% के पार पहुंच चुकी है। तो लोगों को जल्द ये संक्रमण लग रहा है, ज़्यादा लोगों को संक्रमण हो रहा है, ये आप देख सकते हैं पॉजिटिविटी दर के ज़रिए। महाराष्ट्र में देखें तो उसमें भी मामले में बढ़त है। 2701 मामले बीते 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में 15 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं और 25 जनवरी के बाद मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है उनके आंकड़े भी बीएमसी जारी करती है मुंबई में। तो कुछ समय पहले जहां 20 से 25 लोग ही भर्ती हो रहे थे 24 घंटे में संक्रमित लोगों की तुलना में अगर हम देखें तो 20 से 25 लोग भर्ती हो रहे थे अस्पताल में, लेकिन अभी जो ये आंकड़ा है वो 80 के पार जा चुका है, यानी अस्पतालों में भी भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या में बढ़त है। अब सरकार ने यहाँ पर नज़र बना रखी है कि अगर इन मरीजों की संख्या बढ़ती है जिन्हें अस्पताल में ले जाना पड़े, आईसीयू में भर्ती करना पड़े, तब जाकर कुछ कदम सरकार की ओर से सख्ती के उठाए जा सकते हैं। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके में हम हैं और तस्वीरें आपको एक बार कैमरा पर्सन के जरिए हम दिखाते हैं पैन करवा के कि किस तरह से भीड़ आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो ऐसे जो भी सार्वजनिक जगह हैं, मुंबई की रफ्तार फिर से पूरी तरह से लौट चुकी है। भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको पहले की तरह ही भीड़ नजर आएगी। अब ऐसे जगहों पर पाबंदियां क्या लगानी होगी सरकार की तरफ से, एक बार फिर से क्या मुंबई को सख्ती से और पाबंदियों से गुजरना होगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। और नज़र बनी हुई है उन मरीजों पर जिन्हें भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है या आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक पिता से उसके बेटे का शव ले जाने के लिए पैसे मांगे गए हैं। गरीब मां बाप अब भीख मांगकर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि अस्पताल के सिविल सर्जन अब भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। समस्तीपुर के आहार कस्बे में रहने वाले महेश ठाकुर एक बदनसीब पिता हैं। 25 साल के बेटे संजीव ठाकुर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो 25 मई से लापता था। 7 जून को पता चला बेटे का शव समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पड़ा है। पिता ने बेटे के शव को पहचाना, लेकिन कर्मचारी ने शव देने से इनकार कर दिया। महेश ठाकुर के मुताबिक 50,000 की रिश्वत मांगी। गरीब आदमी है, ठेला पर कुछ कुछ बेचते हैं, शरबत उरबत, तो परिवार चलाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं था जो उनको हम पूरा देते हैं। हम 2,000 रुपया दे रहे थे तो कहे चले जाओ, नहीं होगा। तो हम वहाँ से लाश छोड़ करके चले आए अपना घर। और उस दिन से फिर हम क्या बोले, वहाँ गए तब नहीं दिया लाश, कहा 50,000 रुपया लाइए तब देंगे। तो हम गरीब आदमी, हमको इतना पैसा नहीं हुआ, हम नहीं ले पाए लाश। अब हम गरीब आदमी चंदा चुदी करेंगे तब ना हम लाश लाएंगे, हम उतना साधन नहीं, हम कहाँ से देंगे। महेश ठाकुर अब घर घर घूमकर पैसा जुटा रहे हैं। लोग मदद भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी ये शख्स शवों के लिए पैसे मांगता रहा है, जिसका एक वीडियो भी है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब भी सिविल सर्जन कार्रवाई की ही बात कर रहे हैं। ऐसे मामले में कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। मुझे जानकारी नहीं थी, आप लोग के माध्यम से जानकारी हमको मिली है और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। इससे पहले भी उसका वीडियो, उसके पहले भी इस तरह की घटना हुई थी जिसके लिए काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था और हम लोगों ने कार्रवाई भी उस पर की है। और कार्रवाई करके फाइल हम लोगों ने समानाने लेवल पे बढ़ा दिया है एडीएम डीएम साहब के यहाँ। वहाँ पे कार्रवाई जैसा होगा, वहाँ से जैसा निर्देश आएगा हम लोग उसका तुरंत अनुपालन करेंगे। इस पर कार्रवाई होनी तय है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी, मैं ये आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन कायदे से इस मामले में उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी आंख के नीचे शवों के नाम पर रिश्वतखोरी का ये कारोबार चलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।